अब आगे बढ़ते हैं 4 के अलाम में। देखिए, राम मंदिर दान गबन केस में लगता है चंपत राय से अनदेखी हुई है, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद का। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बड़ी मछली हो या छोटी मछली, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। उधर तीर्थ क्षेत्र जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय ने अपने करीबियों से कहा है कि उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो इस धब्बे के साथ आगे काम जारी नहीं रख सकते और अयोध्या की सेवा का उनका काम पूरा हो चुका है। अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हुई, मैं धब्बे के साथ आगे काम नहीं करूंगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय ने अपने करीबी लोगों से ये बात कही है। राम मंदिर दान गमन मुद्दे पर उनका कहना है कि उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ। चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार को लगता है कि चंपत राय से अनदेखी हुई है। ये कहा था कि मोटा माटा लगता है कि चंपत जी या ट्रस्टीज की अनदेखी है। अब वो अनदेखी कितनी है, किस किस की है, उसका क्या परिणाम होगा, ये जांच से मालूम पड़ेगा। आलोक कुमार ने कहा कि जिसने भी अपराध किया उसे सजा मिले, किसी को बचाने की कोशिश ना की जाए। इस बीच एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें चढ़ावा चोरी केस में एक आरोपी अविनाश शुक्ला का भाई नोटों की गड्डियों के साथ दिख रहा है। पुलिस इस वायरल तस्वीर की जांच कर रही है। और इस बीच राम मंदिर दान गबन केस में चंपत राय समेत 4 मुख्य पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर अयोध्या फैजाबाद के वकील काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर वकील आज अयोध्या में सड़कों पर उतरे। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों का विरोध मार्च। राम मंदिर दान गमन केस में 3 मुख्य किरदारों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव और कृष्ण मोहन की भूमिका से नाराज वकील उनके खिलाफ एफआईआर दायर करने की मांग कर रहे हैं। वकील राम जन्मभूमि थाना जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिविल लाइंस इलाके में ही रोक दिया। इस दौरान वकीलों की पुलिस से खींचतान भी हुई। हमारी है कि ट्रस्ट के जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जिसमें गोपाल राव हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा एंड अदर्स उनके साथी हैं। हम लोग प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। पुलिस की जाति देखे कि बैरोकेड से धक्का दे दे, देखिए मेरा हाथ कट गया। ये पुलिस की बदमाशी, पुलिस भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। अयोध्या के तमाम वकील थाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में रोक दिया है और पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है। पुलिस इस मामले में जो शिकायत है वो दर्ज कर रही है। इसके बाद वकील राम जन्मभूमि थाने पहुंचे और पुलिस ने उन्हें उनकी शिकायत की रिसीविंग दे दी। इस बीच मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम आज फिर अयोध्या पहुंच रही है। टीम को विस्तृत रिपोर्ट के लिए 15 दिन और दिए गए हैं। अब सुनते हैं वकीलों की चंपत राय और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ क्या क्या दलीलें हैं। खुद मुलजिम है जो मुकदमा दर्ज कराया है, वो अपने बचने के लिए कराए हैं। जो तीन मुख्य हैं जिनके निर्देशन में ये चोरी हुई है, वो बचे हुए हैं, वो उन्हीं के आदमी हैं जो मुकदमा दर्ज कराए हैं। आपकी जांच आपके लोग कर रहे हैं, कैसे आप आएगी? सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका, सब कुछ सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका। आपके लोग न्याय नहीं करेंगे। अधिवक्ता आंदोलन कर रहा है। आप जब तक ये चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जेल नहीं जाएंगे मुकदमा दर्ज होकर, तब तक ये अधिवक्ताओं का आंदोलन रुकेगा नहीं। और अगर अधिवक्ताओं को छेड़ा, अधिवक्ताओं को परेशान किया, तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता रोड पे आएंगे। उनके नाक के नीचे से चोरी होती रही तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही है, अगर वो आंख मूंद लेता है तो उतना ही भागीदार है वो। इसलिए उन्होंने अपराध किया है कि अपराध को छुपाया है। इस समय पूरा पैसा कम से कम अरबों रुपए डकार लिया। माजा बरेठा की जमीन और बाकी अयोध्या की सारी जमीन इतनी महंगी कैसे हो गई? कहाँ से पैसा आया? आप केवल जांच करवा लीजिए, आप बताइए। और इस बीच अयोध्या में दान गबन के आरोपियों के घरों पर पुलिस की टीमें दबिश डालने का काम कर रही हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी आज अयोध्या में मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और उसके रिश्तेदार मनीष यादव के घर पहुंचे। देखिए।
टिन्नू यादव का आवाज है इस पूरे मामले में। लगातार उनको लेकर चर्चाएं हैं अलग अलग तरीकों की। 3 दिन रोज पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा परिवार के लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि छोटी मछली फंसा रहे हैं, बड़ी मछली फंस गई। परिवार के लोग चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने बरामदगी में 1 लाख रुपए, जिसमें 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट, इनकी बरामदगी दिखाई थी। ये आवास आप देखिए, ये अयोध्या के एक हिस्से में बना आवास है और इस मामले में जो एक आरोपी हैं मनीष यादव, ये उनका आवास है। मनीष के घर से पुलिस ने 2 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई है अपने कागजों में, जिसमें 500 रुपए के 270 नोट और 200 रुपए के 105 नोट और साथ ही 100 रुपए के 400 नोट ये बरामद हुए थे, ऐसा दस्तावेजों में बताया गया है। टिन्नू यादव के रिश्तेदार हैं मनीष, और जो आरोप लगाया जा रहा है इनके परिजनों की तरफ से कि ये निर्दोष हैं और बड़े लोगों को फंसाने के लिए इन्हें बचाने के लिए बड़े लोगों को इन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, राम मंदिर दान गबन मामले में अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक में लगे कर्मचारी बैंक नहीं रखे थे। अब ट्रस्ट का काम निगरानी का था और ये भूमिका कईयों की उसमें संदेहास्पद है। अयोध्या राम मंदिर दान गबन विवाद में दायरा 8 आरोपियों तक ही सीमित नहीं है। मंदिर ट्रस्ट के अलावा अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी दायरे में हैं। राम जन्मभूमि कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट के दान पात्र खोलने से लेकर दान की गिनती के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करार किया था। उस पेटी को वहीं रहेगी। पेटी में जो पैसा है वो बक्सों में भर लिया जाएगा और बक्सों में भर के फिर एक कमरा, काउंटिंग का कमरा अलग से बना है जो कि सिक्योर है और उसमें काउंटिंग के अलावा बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है। उन्होंने कहा कि गिनती के लिए जो लोग रखे गए उनमें ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रस्ट की ओर से देखरेख के लिए एक रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को रखा था। जी श्रीवास्तव जो आज इसको की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो तो बेचारे रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, ईमानदार आदमी थे। उनके मुताबिक 8 में से एक आरोपी टिन्नू यादव मंदिर के भीतर की व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त हुआ था। वहाँ टिन्नू यादव मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए थे, जैसे भगवान का भोग लगना है, सेवा होनी है, बस बदलने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रखते हैं आपके सामने शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर यानी बिग न्यूज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। भारत और जापान के बीच हुए कई अहम समझौते। दोनों देशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनते हैं तो बिहार के वोटर्स खुश होंगे। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर बोले तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य हैं, उप प्रधानमंत्री बोलकर उनकी बेइज्जती की। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर सरकार ने व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी मेटा से स्पष्टीकरण मांगा है। मेटा ने अभी इस मामले पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन उसकी दलील है कि यह सुविधा लोगों के काम की है। उधर सरकार की शिकायत है कि यूजर नेम फीचर से लोगों के साथ ठगी के नए रास्ते खुल जाएंगे। यूजर नेम फीचर में फोन नंबर सार्वजनिक नहीं होता है, जो कि एक चिंता का विषय है। अभी तक पुलिस फोन नंबर से या कोई भी तुरंत उसको ट्रेस कर सकते हैं या जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ यूजर नेम होने से फर्जीवाड़ा इसकी भूमिका बढ़ जाएगी, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। भारत के कुणाल शाह दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के प्रमुख बने ही हैं कि व्हाट्सएप एक नया फीचर ले आया। ये है व्हाट्सएप यूजर नेम की सुविधा। इस सुविधा के तहत किसी भी नए यूजर को आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा, बल्कि उसे आपसे पहली बार संपर्क करना है तो उसे आपका सटीक यूजर नेम पता होना चाहिए। ये यूजर नेम आपको तय करना है। व्हाट्सएप के मुताबिक इसका फायदा ये होगा कि फोन नंबर सार्वजनिक न होने से उसके दुरुपयोग की आशंकाएं घट जाएंगी, क्योंकि फोन नंबर का इस्तेमाल बैंक से लेकर हर तरह की सुविधा में होता है। निजता यानी प्राइवेसी बेहतर होने का भी दावा किया गया है।
उधर व्हाट्सएप के उलट इसे लेकर तमाम चिंताएं भी शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि भारत के 50 करोड़ से ज्यादा आम और खास लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं। उनके साथ फ्रॉड की आशंकाएं बढ़ जाएंगी, जैसे किसी हस्ती के नाम से मिलते जुलते यूजर नेम के जरिए लोगों को बहकाकर फ्रॉड करने की आशंका बढ़ जाएगी। यही वजह है कि आईटी मंत्रालय ने बुधवार को व्हाट्सएप के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा को ये सुविधा फिलहाल शुरू न करने का आदेश दिया। तो यूजर नेम फीचर में क्या क्या होगा, इसे आइए मिलकर समझ लेते हैं। ये काम की खबर है, जरा गौर से देखिए। पहला, मोबाइल नंबर शेयर नहीं होगा। दूसरा, सिर्फ यूजर नेम शेयर करके चैट सुविधा होगी। तीसरा, निजी संपर्कों में अधिक निजता सुनिश्चित, ये दावा है। चौथा, पहली बार मैसेज में फोन नंबर नहीं दिखेगा आपको। पांचवा, संपर्क करने के लिए यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें दावा किया जा रहा है कि हो सकता है फर्जीवाड़ा हो जाए। मेटा कंपनी की दलील रही है कि व्हाट्सएप यूजर नेम से निजता बढ़ेगी। जानते हैं कैसे? तो अनजान लोगों से फोन नंबर छुपा रहेगा, स्पैम अनचाहे कॉल घटेंगे, सिर्फ सही यूजर नेम से ही संपर्क संभव होगा, कोई पब्लिक डायरेक्टरी नहीं होगी। मेटा कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप यूजर नेम मामले में लोगों के पास वैकल्पिक की सिस्टम उपलब्ध होगा। 4 अंकों की यूजर नेम की सुविधा होगी। आपको टेक्स्ट से पहले दूसरों को की डालनी होगी। अब कैसे काम करेगा यूजर नेम? तो 3 से 35 अक्षरों का होगा। निजता के लिए डिजाइन किया गया है। डायरेक्टरी या फिर सजेशन से सर्च संभव नहीं है। सही यूजर नेम के बाद ही संपर्क संभव है। यूजर नेम की एक सुरक्षा दीवार, ऐसा दावा है। पहली बार मैसेज के लिए की जरूरी होगा। यह भूमिका इससे जुड़ी आपको हमने बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है जानना जरूरी है, तो क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी और कहां की हैं आपके सामने रखते हैं, देखिए। पहली खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां दिन दहाड़े मोबाइल दुकानदार का अपहरण हो गया। सीसीटीवी में वारदात है ये कैद, जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर घुमंतु महापंचायत के बाद बवाल। सीएम आवास कूच के दौरान पुलिस से झड़प, 40 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। राजस्थान के जैसलमेर में 300 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए, 400 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जबकि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में दोस्तों ने युवक को जन्मदिन पार्टी में बुलाकर हत्या कर दी, चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए, हिरासत में 3 युवक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान क्रेन से लटकाकर वैन में विस्फोट करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? उज्जैन मुहर्रम जुलूस पर यह बड़ी खबर है। देखिए, कार में विस्फोट मामले में यह एक्शन तीनों मुख्य आरोपियों पर एनएसए लगा है। 40 फीट लटकाकर कार उड़ाई थी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मामले में अब तक 9 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। यह खबर आपको हमने 4 के अलाम में भी दिखाई थी। उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन को पटाखे और विस्फोटक से उड़ाने वाले धमाकेबाजों पर अब शासन का हंटर चला है। जन सुरक्षा को गंभीर खतरा मानते हुए 3 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। ये कानून देश की सुरक्षा को खतरा होने पर लगाया जाता है। रासुका लगने के बाद तीनों आरोपियों को मौलाना जेल से भैरवगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। आरोपी शोएब, तफसील और जाहिद उर्फ जावेद, इन तीनों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से इनको रासुका कार्रवाई में आज माननीय न्यायालय के आदेश से प्राथमिक गिरफ्तारी लेकर इनको केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में छोड़ने ले जा रहे हैं। बड़नगर में 23-24 जून की दरमियानी रात मुहर्रम के जुलूस में एक वैन को क्रेन से लटकाकर उसमें विस्फोट किया गया था, जिसके बाद ये खबर तेजी से वायरल हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब एटीएस और बम निरोधक दस्ता क्रेन ब्लास्ट मामले को खंगाल रही है। हालांकि आरोपियों ने दावा किया है कि ये महज एक स्टंट था। उज्जैन में वैन में धमाका करने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 9 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। देखिए, आरोपियों पर गंभीर धाराएं लागू की गई हैं। अब पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए। देखिए, 23-24 की दरमियानी रात जुलूस निकला, वैन को क्रेन में लटकाकर धमाका किया गया। वैन पर लिखा था, लो फिर आ गए। बीएनएस के तहत गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 9 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 3 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 4 का अलार्म जारी है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, बने रहे, देखते रहे आप। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी।
देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसूनी बारिश हो रही है और कई जगह हालात बिगड़ भी रहे हैं। मुंबई में जगह जगह जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी राज्यों की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बादल इस वक्त जमकर बरस रहे हैं, जिस वजह से मुसीबत बढ़ी हुई है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, देखिए महाराष्ट्र, वहां की तस्वीरें। मुंबई में जल भराव से लोग परेशान हैं, काफी चुनौती है। हालांकि बीएमसी हर साल अपनी तैयारी का दावा करती है, लेकिन पहली बारिश में वो जो तैयारी है वो जल जमाव के रूप में दिखता है। वो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के मनसेहरा में 4 युवक कार समेत बह गए, वो पहली तस्वीर जो देख रहे हैं आप। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बादल फट गया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नदी नालों में उफान है जबरदस्त। अब मुंबई को ही देख लीजिए, सड़कें समंदर जैसा प्रतीत हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में भी उफान है। उत्तराखंड के विकासनगर में कार पर भारी चट्टान गिर गई। देखिए, बारिश का मौसम है, रील बनाने के जुनून में अगर लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन लोग मानते कहां हैं। खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां मनसेहरा शहर में 4 लड़कों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। क्यों? रील की वजह से। दरिया के पानी में जबरदस्त उफान था। खतरे को नजरअंदाज करना भारी पड़ा। वीडियो बनाने के दौरान नदी का दायरा बढ़ा, कार बह गई। पीछे बैठे 2 लोग खड़े हो गए, 2 लोग अंदर ही दुबके रहे। राफ्टिंग गाइड्स की एक छोटी नाव बगल से गुजरी, लेकिन उसमें जगह नहीं थी। खतरा बढ़ रहा था। 4 जिंदगियों के सर पर मौत मंडरा रही थी। बिजली की तेजी से राफ्टिंग गाइड्स दूसरी नाव लेकर पहुंचे, सभी को नाव में खींचने लगे। इस बीच अंदर फंसे चौथे शख्स को इस बंदे ने ऊपर की ओर खींचा। वो गाड़ी पर पानी भर गया। खतरा और बढ़ा, गाड़ी डूबने लगी। बचाने वाले भी फुर्तीले थे, चारों को बचा लिया गया। आखिरी लम्हों की तस्वीरें। शायद 1 सेकंड की भी देरी होती तो चौथे बचाए गए शख्स की जान चली जाती। देखिए, कभी ना थमने वाली मुंबई को एक बार फिर से जोरदार बारिश ने थाम कर रख दिया। कई दिनों से हो रही यहां पर मूसलाधार बारिश आज भी जारी रही और कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है, जिससे सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। आज सुबह जब मुंबईकरों की आंख खुली तो आसमान से आफत बरस रही थी। भांडुप और सांता क्रूज में सबसे ज्यादा 239 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पवई, अंधेरी, परेल 220 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश में डूब चुके हैं। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि अंधेरी सबवे को एहतियातन बंद करना पड़ा। अब पानी निकालने का काम जारी है। सड़कें डूबने का असर मुंबई की रफ्तार पर पड़ा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। सायन में भी हालात गंभीर हो गए। गंदा पानी घुटनों तक भर गया और लोगों के घरों में घुस गया। लोग घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हैं। नवी मुंबई के हालात भी कुछ अलग नहीं है। मूसलाधार बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। मानसून की बारिश ने मुंबईकरों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां से जल भराव की तस्वीरें ना आई हों। कहीं गाड़ियां डूबी हुई हैं तो कहीं पेड़ टूटकर गिरे पड़े हैं। मुंबई का ये मंजर डराने वाला है। कहीं कारें आधी डूबी हुई हैं, तो कहीं लगभग पूरी डूबी हुई हैं। लोगों के घरों का सामान तक पानी में तैरने लगा। मुंबई के दादर में सड़कों पर सैलाब आ गया। इस जल जमाव के बीच निगम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मेन होल साफ करने की जद्दोजहद में जुटे दिखे। कुर्ला में भी हालात कम खराब नहीं है। रिहायशी इलाकों की सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। वर्ली में सड़कों पर पानी घुटनों तक भर गया है। लोग रोजमर्रा के काम के लिए भी बाहर निकलने में डर रहे हैं। बारिश की मार सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रही। घाटकोपर के पंतनगर में एक तेज रफ्तार टेम्पो पर पेड़ की डाल गिर गई। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गया।
मुंबई से बारिश के चलते पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। आज फिर एक टेम्पो पर पेड़ गिर पड़ा। इस मानसून सीजन में 99 पेड़ अब तक गिर गए मुंबई में। 10 साल में पेड़ टहनियां गिरने से 45 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। 2023 से 2026 के बीच शहर में पेड़ गिरने से 12 लोगों की जान गई, 125 लोग घायल हुए। 2012 से 2019 के बीच ऐसी घटनाओं में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दशक में बीएमसी के पास पेड़ गिरने की 30,000 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। शहर में शॉर्ट सर्किट की 13 घटनाएं पहुंची। घर या दीवार गिरने की 6 घटनाएं मिली। ये पूरी वहां के लेखा जोखा। मुंबई की मुश्किलें कम होने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रहे। भारी बारिश के बीच दोपहर में आए हाई टाइड ने समंदर को सड़कों पर ला दिया। अगले कुछ दिन मुंबई के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। मुंबई की रफ्तार पर बारिश का पहरा और गहरा गया है। शहर पहले ही रेड अलर्ट की चपेट में है। वहीं दोपहर 1:45 पर आए हाई टाइड ने समंदर के पानी को सड़कों तक धकेल दिया। हाई टाइड का ये फिलहाल समय है। मैं फिलहाल दादर चौपाटी पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अरेबियन सी की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी एग्रेशन है, वो काफी क्लियरली बढ़ते हुए नजर आ रही है। हाई टाइड का ये जो समय है, ये अगले 20 मिनट तक इफेक्टिव रहेगा और इंटेंसिटी जो है रेनफॉल की, वो फिलहाल कम हो गई है पिछले 2 घंटे में। हालांकि ग्लूमी वातावरण है, काफी विंडी वातावरण है, बट जो रेन की इंटेंसिटी है वो जो कल रात को थी, आज सुबह थी, उसके कंपैरिजन में काफी कम हो गई है, जिसके कारण की वजह से आप देख सकते हो कि कैसे हाई टाइड के जो रिजल्ट है वो उतना इम्पैक्टफुल शायद नहीं रहेगा। फिर भी नजर रहेगी अगले 20 से 30 मिनट पर। मुंबई को जोरदार बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। 5 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और दिल्ली से लेकर गुजरात तक आसमानी आफत का अलर्ट भी है। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। बिजली गिरने की भी संभावना है, आशंका। 15 मिलीमीटर बारिश होने की आशंका है। गुजरात के कुछ शहरों में रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र 6 जुलाई तक बारिश का वहां पर अलर्ट है। प्रशासन की सतर्क रहने की अपील है। दिल्ली एनसीआर, यहां पर मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है और गरज के साथ बारिश होगी। तेज हवाओं की भी आशंका है। उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका है। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश 5 जुलाई तक बारिश का वहां पर अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ये साथ साथ आप देख भी पा रहे हैं, हम आपको लिखकर भी दिखा रहे हैं। और जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें तो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं कुछ दिनों तक चलेंगी। भारी बारिश की भी वहां पर आशंका है। तो देश भर में जो मौसम का मिजाज है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर अपडेट आपको हमने किया। आगे बढ़ते हैं। उधर अब जम्मू कश्मीर से खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बादल फट गया और बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। हादसा कला रूस इलाके में हुआ है। यहाँ जमीन पर नक्शा बिगाड़ने के लिए दरिया जिम्मेदार नहीं है। मोड़ी चरिजाब में बादल फटने से हाहाकार मचा। सड़क और रास्तों को पानी बहा ले गया। एक मस्जिद को भी काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ रहने वाले लोग सुरक्षित रहे, लेकिन उनके कई पालतू जानवर तेज धारा में बह गए। पानी की ताकत के आगे सालों पुराने बड़े बड़े पेड़ों ने भी घुटने टेक दिए। कुपवाड़ा जमीन से 5300 फुट ऊंचाई पर बसा इलाका है। नियंत्रण रेखा के करीब है। इन खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए यहाँ सैलानी भी खूब आते हैं, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर से आने वालों को भी अलर्ट रहना होगा। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों में मॉनसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में कुपवाड़ा समेत बाकी जगहों पर भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ी रास्तों पर खतरा काफी बढ़ गया है। हमारी खबर विकासनगर से, जहां यमुनोत्री उत्तरकाशी मार्ग पर भयानक हादसा हो गया। पहाड़ी से गिरे भारी भरकम पत्थर ने चलती कार को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के दिल दहल गए। गाड़ी में एक परिवार के 4 लोग सवार थे। भगवान बच गए बेचारे। हादसे में कार बुरी तरह से टूट फूट गई, लेकिन किसी करिश्मे की तरह अंदर बैठे चारों लोग बच गए।
इस बीच सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। राहत अभियान तुरंत शुरू हुआ। जेसीबी की मदद से बर्बाद हो चुकी कार को भी हटाया गया। सड़क पर जमा भारी मलबे को हटाना आसान नहीं था और इसके बिना आवाजाही दुरुस्त नहीं की जा सकती थी। एसडीआरएफ की टीमें काफी देर तक डटी रहीं। घंटों बाद रुकी गाड़ियां रवाना की गईं। एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इसरो मुख्यालय को बम की धमकी दी गई है और बेंगलुरु इसरो हेडक्वार्टर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसरो चेयरमैन के ऑफिस भेजी गई ये मेल, जहां सर्च ऑपरेशन में पुलिस जुट चुकी है। बम स्क्वाड जो दस्ता होता है वो जांच अभियान चला रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, इसरो चेयरमैन के ऑफिस ईमेल भेजी गई और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अगली खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से आतंक के आईएसआई मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। स्पेशल सेल ने 4 आतंकवादियों को पकड़ा है जो सीधे पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। तो बड़ी खबर है दिल्ली से। और देखिए, बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हो गई है, क्योंकि साजिश रच रहे 4 आतंकवादी गिरफ्त में हैं। अब 3 आतंकी पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में एक आतंकी को दिल्ली से अरेस्ट किया गया है और आईएसआई के इशारे पर काम करने का इन पर आरोप है। धार्मिक स्थलों पर हमले की ये फिराक में थे। पुलिस थानों की रेकी करते थे ये टेररिस्ट। ये पूरा नेटवर्क नार्को टेरर फंडिंग से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स मंगवाए जा रहे हैं। चारों संदिग्ध आतंकी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में थे। आरोपियों के पास से जिगाना पिस्टल सहित घातक हथियार मिले हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की फिराक में थे। दिल्ली पंजाब से 4 आतंकी पकड़े गए। शुभदीप सिंह, गुरजंत सिंह, साजन सिंह, गगनप्रीत गिरफ्तार। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से संपर्क। पुलिस ठिकानों पर थी नजर। नार्को टेरर फंडिंग का खुलासा। ड्रोन से भेजे जाते थे हथियार। विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल। स्पेशल सेल ने जब अमृतसर के मजीठा से शुभदीप सिंह को गिरफ्तार किया तो आईएसआई का पूरा प्लान डिकोड हो गया, जिसमें दिल्ली के पुलिस थानों, पुलिस पिकेट और धार्मिक स्थलों की रेकी कर उसके वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे।